पहला टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसका हम लोग आज अध्ययन करेंगे। गारसा द ताशी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेचर ए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ 1871 ईस्वी में। प्रथम संस्करण दो भागों में प्रकाशित हुआ 1839 और 1847 में। अगला पॉइंट दिया है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया गारसा द ताशी ने। अगला पॉइंट दिया है हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम हुआ फ्रेंच भाषा में। अगला पॉइंट दिया है काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान और इसको लिखा है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। अगला पॉइंट दिया है हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। अगला पॉइंट दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार पूर्व परंपरा प्रमुख ग्रंथ तथा युग प्रवृत्ति में से है युग प्रवृत्ति। अगला पॉइंट दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। अगला पॉइंट दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में अपना साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से। अगला पॉइंट दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हुआ 1929 ईस्वी में। अगला पॉइंट दिया है इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है विधेयवादी पद्धति। अगला पॉइंट दिया है शिव सिंह सरोज यह लिखा गया है शिव सिंह सेंगर द्वारा का रचना काल है 1883 ईस्वी। साथियों ये सभी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं एडविन ग्रीव्स। अगला पॉइंट दिया है जॉर्ज ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किया डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद किया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से। अगला पॉइंट दिया है सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन किसने किया तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। अब देखते हैं अगला पॉइंट काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है मिश्र बंधुओं ने। अगला पॉइंट दिया है मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं गणेश बिहारी मिश्र श्याम बिहारी मिश्र सुखदेव बिहारी मिश्र। अगला पॉइंट दिया है मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन हुआ 4 भागों में। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन हुआ 1913 ईस्वी में और चतुर्थ भाग का प्रकाशन हुआ था 1934 ईस्वी में। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की सीमा निर्धारित किया है विक्रम संवत 1890 से विक्रम संवत 1925 तक। अगला पॉइंट दिया है मिश्र बंधुओं के साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी नवरत्न में शामिल कवि हैं तुलसी सूरदेव। ये तीनों कवि आते हैं बृहत्त्रयी में। बिहारी भूषण केशव ये तीनों आते हैं मध्यत्रयी में। मतिराम चंद्र बरदाई हरिश्चंद्र या भारतेंदु हरिश्चंद्र ये आते हैं लघुत्रयी में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा के प्रवर्तन के अंतर्गत
प्रथम उत्थान का समय निर्धारित किया है? 1868 ईस्वी से 1893 ईस्वी, यानी विक्रम संवत 1925 से विक्रम संवत 1950 तक। अगला पॉइंट दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत द्वितीय उत्थान का समय तय किया है? 1893 ईस्वी से 1918 ईस्वी, यानी विक्रम संवत 1950 से 1975 तक। अगला पॉइंट दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ माना है विक्रम संवत 1050 से। अगला पॉइंट दिया है, विक्रम संवत 1050 से 1375 की काल अवधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल के रूप में नामकरण किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला पॉइंट दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा है विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक। अगला पॉइंट दिया है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये सभी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन हुआ काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा। काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई 1893 ईस्वी में। काशी नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक थे श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र तथा ठाकुर शिव कुमार सिंह। अगला पॉइंट दिया है, हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने। अगला पॉइंट दिया है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई 10 जुलाई 1800 ईस्वी में। अगला पॉइंट दिया है, अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा लिखित चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। अब हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ तथा उनके लेखक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। ग्रंथ और लेखक, साहित्य का इतिहास दर्शन, इसको लिखा है नलिन विलोचन शर्मा ने। भाषा काव्य संग्रह, इसको लिखा है महेश दत्त शुक्ल ने। हिंदी भाषा और साहित्य, इसको लिखा है श्याम सुंदर दास ने। अगला है, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, इसको लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। अगला पॉइंट दिया है, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, इसको लिखा है डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने। अगला ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसको लिखा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। हिंदी साहित्य की भूमिका, इसको लिखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला पॉइंट दिया है, हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास, इसको लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, इसको लिखा है ब्रज रत्न दास। अगला पॉइंट दिया है, प्रेम सागर रचना है लल्लू लाल की। रानी केतकी की कहानी, इसका दूसरा नाम है उदयभान चरित। यह रचना है इंसा अल्लाह खां की। अगला पॉइंट दिया है, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता, और कलकत्ता को कोलकाता कहा जाता है, में हिंदी के अध्यापक या भाषा मुंशी थे सदल मिश्र तथा लल्लू लाल। अगला पॉइंट दिया है, नासकेतोपाख्यान, इसका दूसरा नाम है चंद्रावती, के लेखक हैं सदल मिश्र। साथियों, ये सभी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सुख सागर के लेखक हैं सदासुख लाल। अगला है, सुख सागर का विषय है विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग। अगला पॉइंट दिया है, उर्दू को यामिनी भाषा कहा है लल्लू लाल ने। अब देखते हैं अगला पॉइंट, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी।
अगला पॉइंट दिया है गोरा बादल की कथा के लेखक हैं जटमल। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात है, राजा लक्ष्मण सिंह तथा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला पॉइंट दिया है ढोला मारूरा दोहा में ढोला के पिता का नाम है राजा नल। अगला पॉइंट दिया है ढोला मारूरा दोहा के मूल कवि है कल्लोल, कालांतर में कुशल राय ने इसमें कुछ विस्तार किया। अगला पॉइंट दिया है रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध है ब्रजयानी सिद्धों से। आदिकाल नामक टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से प्रत्येक परीक्षाओं में प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा जरूर देखें। शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला पॉइंट दिया है हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल कहा जॉर्ज ग्रियर्सन तथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। रामकुमार वर्मा ने संधिकाल भी कहा है, यानी रामकुमार जो वर्मा है आदिकाल को संधिकाल भी कहा है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य, हिंदी साहित्य के आदिकाल का विद्वानों द्वारा किया गया नामकरण, यानी हिंदी साहित्य के जो आदिकाल है, आदिकाल को विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या नाम दिया है। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को कहा है आरंभिक काल। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने आदिकाल को कहा है प्रारंभिक काल। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को कहा है सिद्ध सामंत काल। अगले कवि हैं महावीर प्रसाद। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को कहा है बीजवपन काल। डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आदिकाल को कहा है आधार काल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को कहा है आदिकाल। अगले कवि हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इन्होंने आदिकाल को कहा है वीरकाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को कहा है वीर गाथा काल। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को कहा है जयकाल। गोरखनाथ का समय 11वीं शताब्दी है, यह मान्यता है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल की। अगला है इतिवृत्त और आलोचना का संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस साहित्य की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति खंडों में विभक्त किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला पॉइंट है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ माना है 693 ईस्वी से। अगला पॉइंट दिया है बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है पाली। अगला पॉइंट देखते हैं भरतेश्वर बाहुबली रास रचना है अपभ्रंश प्रभावित हिंदी। अगला पॉइंट दिया है भरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार हैं शालिभद्र सूरी। अगला पॉइंट दिया है पंच पांडव रचित रास के रचयिता हैं शालिभद्र सूरी। अब देखते हैं अगला पॉइंट, ढोला मारूरा दोहा है 11वीं शताब्दी में रचित लोकभाषा काव्य। अगला पॉइंट दिया है अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किया पतंजलि ने। अगला दिया है अपभट्ट भाषा से तात्पर्य है ग्रामीण अपभ्रंश। अगला पॉइंट दिया है अभट्ट भाषा में शिक्षा शब्द के लिए प्रयोग किया गया शब्द है शिक्षा। अगला पॉइंट दिया है राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध हैं सरहपा। अब देखते हैं अगला पॉइंट,
सिद्ध परंपरा की योगिनियाँ हैं मणि भद्रपा या मणि भद्रा, लक्ष्मी करा, कनक कनक लापा तथा मेघ लापा। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं सरहपा और सरहपा के अन्य नाम हैं सरहपाद, राहुल भद्र, सरोज वज्र। अब देखते हैं अगला पॉइंट। सरहपा यानी सरहपाद की रचनाओं का संपादन किया है राहुल सांकृत्यायन ने दोहा कोश नाम से। अगला पॉइंट दिया है डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं शालभद्र सूरी को। अगला पॉइंट दिया है डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं स्वयंभू को। सिद्ध परंपरा के प्रथम कवि हैं सरहपा यानी सरहपाद। अगला पॉइंट दिया है सरहपा यानी सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है राहुल सांकृत्यायन ने। अगला पॉइंट दिया है शाहजहां के प्रवर्तक हैं सरहपा यानी सरहपाद। अगला पॉइंट दिया है पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है शिव सिंह सेंगर ने। तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा सरहपा से आरंभ हुई तथा नारोपा यानी नरोपा से पूरी हुई। अगला पॉइंट दिया है नाथपंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला पॉइंट दिया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को कहा है पुरानी हिंदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को कहा है प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश। 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को आदिकाल के अंतर्गत रखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला पॉइंट दिया है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम कहा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। साथियों ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है सरहपा यानी सरहपाद को। अपभ्रंश का वाल्मीकि कहे जाते हैं स्वयंभू। अगला पॉइंट है अपभ्रंश के प्रथम महाकवि हैं स्वयंभू। पौमचर्यु के रचनाकार हैं स्वयंभू। अब देखते हैं अगला पॉइंट। अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है लिखा गया है पौमचर्यु में। अगला पॉइंट दिया है भविष्यत कहा या भविष्यत कथा यह लिखा गया है धनपाल द्वारा को माना जाता है लौकिक चरित काव्य। अगला पॉइंट दिया है अपभ्रंश का भवभूत माना जाता है पुष्पदंत या पुष्यदंत को। पुष्पदंत या पुष्यदंत की रचनाएं हैं महापुराण, जयकुमार, रयकुमार चर्यु, यशोधर चरित, जसहर चर्यु। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं अमीर खुसरो। अगला पॉइंट दिया है अमीर खुसरो की रचनाएं हैं खालिक बारी, इसको कहा जाता है खलिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, गजल, दो सखुने या दो सुखने। अगला पॉइंट है आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं अमीर खुसरो। अगला पॉइंट दिया है अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का उद्देश्य है मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। जेहाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ, इस पंक्ति के रचनाकार हैं अमीर खुसरो। अगला पॉइंट दिया है खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था और कबीर धर्मोपदेशक थे। इस कथन को कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला पॉइंट दिया है राउल वेल या राउर बेल, यह लिखा गया है रोड़ा कवि द्वारा। शिलांकित कृत है जिसे चंपू काव्य भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है कलचुर राजवंश के 7 नायिकाओं के नखशिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ है राउल वेल या राउर बेल। अगला है कुवलय माला
कथा के लेखक हैं उद्योतन सूर्य। उक्त व्यक्ति प्रकरण के लेखक हैं दामोदर शर्मा। अगला पॉइंट है उक्त व्यक्ति प्रकरण है व्याकरण ग्रंथ। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदिकाल की भाषा है डिंगल पिंगल अपभ्रंश। अगला पॉइंट है चारण साहित्य कहते हैं रासो साहित्य को। अगला पॉइंट दिया है सिद्धों तथा नाथों की संख्या है क्रमशः 84 तथा 9। सिद्ध 84 है, नाथ 9 है। अगला है आदिकाल में साहित्य लिखा जा रहा था जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन। अगला पॉइंट दिया है रासो ग्रंथों की भाषा सामान्यता है डिंगल पिंगल। अगला है उपदेश रसायन के रचनाकार है जिनदत्त सूर्य। हिंदी साहित्य के 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी के कालखंड को जॉर्ज ग्रियर्सन ने नाम दिया है चारण काल। बीसलदेव रासो यह लिखा गया है नरपत नाल द्वारा में प्रयोग किया गया है गेय शैली का। अगला पॉइंट है बीसलदेव रासो में बीसलदेव की पत्नी है राजमती। बीसलदेव रासो है प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य। अगला है वह रासो काव्य जिसका मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है बीसलदेव रासो। अगला है राजमती से रूठकर बीसलदेव चला जाता है उड़ीसा यानी उड़ीसा को। अगला पॉइंट दिया है जगनिक द्वारा रचित परमाल रासो को जाना जाता है आल या आलाखंड के नाम से भी। वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम है पृथ्वीराज रासो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का प्रथम महाकवि तथा महाकाव्य मानते हैं चंद्रबरदाई तथा उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को। अगला पॉइंट दिया है चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। पृथ्वीराज चौहान अनुरक्त थे संयुक्ता के प्रति। अगला पॉइंट दिया है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम है सोमेश्वर। आदिकालीन रचनाएं एवं रचनाकाल रचना और रचनाकाल बीसलदेव रासो इसके रचनाकार हैं नरपत नाल। पृथ्वीराज रासो इसके रचनाकार हैं चंद्रबरदाई। परमाल रासो इसके रचनाकार हैं जगनिक। खुमार रासो इसके रचनाकार हैं दलपति विजय। वर्ण रत्नाकर इसके रचनाकार हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर। अगला है अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किया जो इंद ने। अगला पॉइंट दिया है संदेश रासक आलाखंड तथा जय मयंक जैसे चंद्रिका रचनाएं हैं वीर गाथा काल की। अगला दिया है विद्यापति तथा उनकी रचना पदावली है आदिकालीन कवि तथा आदिकालीन रचना। अगला पॉइंट दिया है आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है वीर रस। अगला पॉइंट दिया है विद्यापति ने लगभग रचना की है 14 ग्रंथों की। अगला पॉइंट दिया है विद्यापति के पदों की भाषा है मैथिली। दान वाक्यावली भू परिक्रमा पुरुष परीक्षा रचनाएं हैं विद्यापति की। विद्यापति की भाषा है मैथिली अवहट तथा संस्कृत। अगला पॉइंट दिया है विद्यापति की रचना जो अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है कीर्त पताका। यह पॉइंट कई बार पूछा गया है। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला पॉइंट दिया है विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा गया है पदावली रचना के कारण। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यानी विद्यापति यहाँ उत्सव रूप में है यह कथन है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का। देसिल बैना सबजन मिठा उक्त है विद्यापति की। अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है विद्यापति। अगला पॉइंट दिया है विद्यापति आश्रित
कवि थे महाराज शिव सिंह, नरसिंह, कीर्त सिंह इत्यादि के। अगला पॉइंट दिया है पंथी साधकों में शामिल है जलंधरी पाव, भरथरी तथा चुड़कर नाथ इत्यादि। नाथ पंथ के प्रणेता हैं आदिनाथ। अगला पॉइंट दिया है नाथ पंथ के प्रवर्तक हैं मत्स्येंद्र नाथ तथा गोरखनाथ। अगला पॉइंट दिया है गोरखनाथ के गुरु हैं मत्स्येंद्र नाथ। नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ है, हा का अर्थ है सूर्य, ठा का अर्थ है चंद्र, दोनों का योग। हठ योग का उपदेश दिया था गोरखनाथ ने। अगला पॉइंट है सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है संध्या या संध्या भाषा। अगला पॉइंट दिया है हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किया इतिहासकार अबू सईद ने। अगला पॉइंट दिया है पार्श्वनाथ चरित्र के लेखक हैं वादिराज। अगला पॉइंट है निर्भय भीम व्याया योग के लेखक हैं रामचंद्र सूर्य। भक्ति काल नामक टॉपिक का पहला पॉइंट दिया है महाराष्ट्र के भक्तों या संतों में सबसे पहले नाम आता है संत नामदेव का। अगला पॉइंट दिया है नामदेव को माना जाता है विठोबा का भक्त। अगला पॉइंट दिया है तमिल भाषा में महाकवि कंब यानी कम्बन ने रचना की है रामायण, कंब रामायण की। अगला पॉइंट दिया है बंगला भाषा में रामायण की रचना की है कृत्तिवास ओझा ने, कृत्तिवास रामायण शीर्षक से। अगला पॉइंट दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्त काल की समय सीमा है विक्रम संवत 1375 से विक्रम संवत 1700 तक। अगला पॉइंट दिया है अकबर के नवरत्नों में शामिल है मुल्ला दो प्याजा, अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना तथा हकीम हुकाम। अगला पॉइंट है अकबर के दरबारी कवि हैं रहीम, नरहर, बंदेजन, गंग, बीरबल, मनोहर कवि इत्यादि। अगला पॉइंट दिया है भक्त के स्रोत को दक्षिण से भारत में प्रसारित होने वाले सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला पॉइंट दिया है हिंदी का भक्त काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। रामानुजाचार्य ने प्रतिपादन किया विशिष्टा द्वैतवाद दर्शन का। अगला पॉइंट दिया है दक्षिण के अलवार, इन्हें आलवार भी कहा जाता है, संत थे वैष्णव भक्त। वैष्णव भक्त कहा जाता है राम भक्त एवं कृष्ण भक्त को। अलवार यानी आलवार भक्तों की संख्या है 12। अगला पॉइंट दिया है मदनाष्टक के रचयिता है रहीम दास। अगला पॉइंट दिया है भक्तकालीन संप्रदाय तथा उनके प्रवर्तक या आचार्य। संप्रदाय दिए हैं और उनके आचार्य दिए हैं। श्री संप्रदाय के आचार्य हैं रामानुजाचार्य। रुद्र संप्रदाय के आचार्य हैं विष्णु स्वामी। सनकादि संप्रदाय के आचार्य हैं निम्बार्काचार्य। रामावत संप्रदाय के आचार्य हैं रामानंद। सके संप्रदाय टट्टी संप्रदाय के आचार्य हैं हरिदास। ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य हैं श्री मध्वाचार्य। अगला पॉइंट दिया है रामानंद आते हैं रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में। अगला पॉइंट दिया है आरती की जय हनुमान लला के। हनुमान जी की आरती के रचयिता हैं
रामानंद। अगला पॉइंट दिया है गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित किया। कृष्णदास पयहारी ने। अगला पॉइंट दिया है उत्तर भारत का तूत्रादि कहा जाता है गलता को। अगला पॉइंट दिया है रामानंद के शिष्यों की संख्या है 12। राघवानंद थे रामानंद के गुरु। अगला पॉइंट दिया है भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम कहा जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला दिया है भक्ति का प्रारंभ हुआ दक्षिण भारत से। अगला पॉइंट दिया है शेषनाग अथवा लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं रामानुजाचार्य। अगला पॉइंट दिया है कवियों का सही कालक्रम है कबीर, सूर, जयसी, तुलसी। अगला पॉइंट है नाभा दास हैं राम भक्त कवि। अगला पॉइंट दिया है 252 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार हैं गोकुलनाथ जो विठलनाथ के पुत्र व वल्लभाचार्य के पौत्र थे। अगला पॉइंट दिया है नाभा दास कृत भक्तमाल की भाषा है ब्रज भाषा। अगला पॉइंट दिया है अष्टयाम के रचयिता है नाभा दास। अगला पॉइंट दिया है नाभा दास कृत अष्टयाम की भाषा है ब्रज या अवधि। अष्टयाम शीर्षक से इनकी 2 रचनाएं हैं। अगला पॉइंट है भक्तमाल के रचयिता नाभा दास के गुरु का नाम है अग्रदास। अब हम अगला टॉपिक है संत काव्य। संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ पंढरपुर महाराष्ट्र से। अगला पॉइंट दिया है ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं कबीरदास, दादू दयाल, धर्मदास, गुरु नानक, रैदास, मलूकदास इत्यादि। अगला पॉइंट दिया है निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे सुंदर दास। अगला पॉइंट दिया है श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत कवि थे सुंदर दास। अगला पॉइंट दिया है हरडे वाणी या हरडे वाणी एवं अंगबधू है दादू दयाल की वाणी के संकलन। अगला पॉइंट दिया है हरडे वाणी का संकलन किया संतदास एवं जगन्नाथ दास ने जो दादू दयाल के शिष्य थे। अगला पॉइंट दिया है अंगबधू का संकलन किया रज्जब ने। अगला पॉइंट दिया है कबीर दास का संबंध है ज्ञान मार्ग निर्गुण भक्त धारा से। अगला पॉइंट दिया है निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम है संत साहित्य। अगला पॉइंट दिया है संत काव्य नाम दिया है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। अगला पॉइंट दिया है अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम इस उक्ति को कहा है मलूक दास ने। अगला पॉइंट दिया है रज्जब अली खां के गुरु थे दादू दयाल। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य कबीर दास के गुरु थे रामानंद। कबीर दास की पत्नी का नाम था लुई। अगला पॉइंट दिया है तुलसीदास, सूरदास, कबीर दास तथा जयसी में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सबसे कम महत्व दिया है कबीर दास को। अगला पॉइंट दिया है भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी इसमें संदेह नहीं। इस कथन के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला पॉइंट दिया है सधुकड़ी भाषा से आशय है जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं या बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। अगला पॉइंट दिया है मगहर संबंधित है कबीर दास से। अगला पॉइंट दिया है कबीर बाड़ी के डिक्टेटर थे। यह अभिनत हैं
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का अगला पॉइंट दिया है, हम तो भगत मुकत में आया, गुरु प्रसाद रामगुण गाया। ये पंक्तियां ली गई हैं कबीर परचई से। अगला पॉइंट दिया है, कबीर परचई के रचनाकार हैं अनंत दास। अगला पॉइंट दिया है, कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्त के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला पॉइंट दिया है, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक। यह विचार व्यक्त किया है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। अगला पॉइंट दिया है, तुम जिन जानो गीत है, यह निज ब्रह्म विचार है कबीर दास का। अगला पॉइंट दिया है, कबीर की उलटबाजियों में प्रमुख रस है शांत रस। अगला पॉइंट दिया है, कबीर की वाणियों या वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, जिसके भाग हैं 3। अगला पॉइंट दिया है, विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाने वाले संत हैं गुरु नानक देव। अगला पॉइंट दिया है, संत कवि गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में। अगला पॉइंट दिया है, निर्गुण भक्त धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं श्री चंद। गुरु नानक की माता का नाम था तृप्ता। अगला टॉपिक है सूफी काव्य। हिंदी के प्रथम सूफी काव्य हैं हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं मुल्ला दाऊद। प्रमुख सूफी ग्रंथ, ग्रंथकार तथा रचनाकाल। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रंथ और ग्रंथकार और उस ग्रंथ का रचनाकाल यानी समय क्या है। पहला ग्रंथ है चंदायन, इसके ग्रंथकार हैं मुल्ला दाऊद और इसका समय है 1379 ईस्वी। अगला ग्रंथ है मृगावती, इसके ग्रंथकार हैं कुतुबन और इसका समय है 1503 ईस्वी। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे 1501 ईस्वी मानते हैं। अगला पॉइंट है मधुमालती। अगला ग्रंथ है मधुमालती, इसके ग्रंथकार हैं मंजन और इसका समय है 1945 ईस्वी। अगला ग्रंथ दिया है पद्मावत, इसके ग्रंथकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी और इसका समय है 1540 ईस्वी। अगला पॉइंट दिया है सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ है यूसुफ जुलेखा और यह लिखा गया है शेख निसार द्वारा। अगला पॉइंट दिया है सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा है अवधि। अगला पॉइंट दिया है सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार है समासोक्ति। सूफी काव्य धारा के कवि हैं मुल्ला दाऊद, जायसी, कुतुबन, मंजन, उस्मान, शेख नबी या इनको कहा जाता है शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद इत्यादि। अगला पॉइंट दिया है प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा। सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है तसव्वुफ। अगला है अनालक यानी मैं ही ब्रह्मा हूँ की घोषणा की अल हिलाज मंसूर या मंसूर हलाज। अगला पॉइंट दिया है उदद आई ते बंधन कीना इति दसमात अमरपद लेना। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी। अगला पॉइंट दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक परंपरा का हिंदी में
प्रवर्तक या प्रथम कवि माना है कुतुबन को। अगला पॉइंट दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यानक परंपरा की पहली रचना मानते हैं कुतुबन कृत मृगावती को। अगला पॉइंट दिया है कुतुबन के गुरु थे शेख बुरहान। अगला पॉइंट दिया है मुल्ला दाऊद की भाषा है ठेठ अवधी। ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यानक काव्य की नायिका है देवयानी। अगला पॉइंट दिया है सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाएं हैं। पहली है शरीयत, इसको कहा जाता है आचरण। तरीकत यानी उपासना। मारिफत यानी सिद्धावस्था। हकीकत यानी सत्य बोध। अगला पॉइंट दिया है सूफी मुक्त काव्य के प्रथम रचयिता है अमीर खुसरो। पद्मावत का बंगला में अनुवाद किया है आलो उजाला ने। इन्हें अलाउल भी कहते हैं। अगला पॉइंट दिया है कहारनामा रचना है मलिक मोहम्मद जायसी की। अगला है जायसी ने कयामत का वर्णन किया है आखिरी कलाम रचना में। अगला पॉइंट दिया है अखरावट, कहारनामा, मसलनामा तथा चित्ररेखा के रचनाकार हैं जायसी। अब हम लोग पढ़ेंगे परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों का। पद्मावत है एक त्रासदी। पद्मावत की विधा है प्रबंध काव्य। यह महाकाव्य भी है। अगला पॉइंट दिया है पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है खंड। वस्तुतः पद्मावत 57 खंडों में विभक्त है। अगला है पद्मावत है रूपक काव्य भी। पद्मावत के रूप कत्तु हैं रत्नसेन मन के प्रतीक हैं। पद्मिनी परम सत्ता की प्रतीक हैं। सुआ यानी हीरामन गुरु का प्रतीक है। राघव चेतन शैतान के प्रतीक है। पद्मावत में रत्नसेन की पत्नी का नाम है नागमती। यह संसार की प्रतीक है। पद्मावत को समासोक्त रचना कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। फूल मरे पे मरे न बासो तथा छार उठाए लीन एक मुट्ठी पंक्ति ली गई है पद्मावत से। अगला टॉपिक है राम काव्य। श्री रामानुजाचार्य का भक्ति का भाव है दास्य भाव। अगला है स्वामी अग्रदास हैं राम भक्ति काव्यधारा के कवि। श्री रामानुजाचार्य का भक्ति का भाव है दास्य भाव। स्वामी अग्रदास हैं राम भक्ति काव्यधारा के कवि। अगला पॉइंट दिया है राम ध्यान मंजरी के रचयिता हैं स्वामी अग्रदास। अगला पॉइंट दिया है सीय राममय सब जग जाने करहु प्रणाम जोर जुग पाने। इस पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास ने विशिष्टाद्वैतवाद दार्शनिक सिद्धांत की व्यंजना किया है। अगला पॉइंट दिया है राम भक्त शाखा में रसिकोपासना का समावेश किया है स्वामी अग्रदास ने। अगला पॉइंट दिया है मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला पॉइंट दिया है रामचरितमानस गीतावली बरबय रामायण तथा कवितावली को तुलसीदास ने कांडों में विभाजित किया है। अगला है गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का नाम था आत्माराम दुबे तथा माता का नाम होलसी एवं पत्नी का नाम रत्नावली। अगला पॉइंट दिया है सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अस होय तथा गोद लिए तुलसी फिरे।
तुलसी शोषित होए। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं क्रमशः तुलसीदास तथा रहीमदास। अगला पॉइंट दिया है तुलसीदास की भक्ति का स्वरूप है दास्य भाव। तुलसीदास की भक्ति का स्वरूप है दास्य भाव। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। रामचरितमानस की रचना हुई विक्रम संवत 1631 में। रामचरितमानस में कुल कांड है। रामचरितमानस में कुल कांड हैं 7। पहला है बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड तथा उत्तरकांड। अगला पॉइंट दिया है मानस यानी रामचरितमानस का हृदय स्थल है अयोध्याकांड। अगला पॉइंट दिया है रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग हुआ है अरण्यकांड तथा लंका कांड में। अगला पॉइंट दिया है गोस्वामी तुलसीदास के कृतियों में उत्तरकांड का वर्णन मिलता है। कुल 3 कृतियों में रामचरितमानस, कवितावली तथा बरवय रामायण में। रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम वंदना की है सरस्वती तथा गणेश की। अगला पॉइंट दिया है रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रसंग वर्णित है उत्तरकांड में। अगला दिया है अरथ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्बाण। रामचरितमानस की यह पंक्ति है भरत के अयोध्याकांड से ली गई है। अगला पॉइंट दिया है अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं तुलसीदास तथा नाभादास। भक्ति काल के कवि जिन्हें जातीय कवि कहा जाता है तुलसीदास को। अगला पॉइंट दिया है वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल के रचनाकार हैं तुलसीदास। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज भाषा। तुलसीदास ने भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है जो कृष्ण गीतावली में संकलित है। भक्तिकालीन कवि जो संस्कृत भाषा को छोड़कर भी संस्कृत भाषा की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है तुलसीदास ने। अगला पॉइंट दिया है गीतावली या कृष्ण गीतावली ये लिखी गई है तुलसीदास द्वारा, है मुक्तक काव्य। अगला है कीरत भनित भूत भल सोई, सुरसर सम सब का हित होई। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं तुलसीदास। अगला पॉइंट दिया है तुलसीदास की वह रचना जो सूरदास के अनुकरण पर की गई है गीतावली यानी कृष्ण गीतावली। अगला है गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग। इस पंक्ति के रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास जो उनकी कृति कवितावली में संकलित है। अगला पॉइंट दिया है तुलसीदास की वह रचना जो शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की गई हनुमान बाहुक। अगला पॉइंट दिया है साखी शब्दी दोहरा कई किहनी उपखान। इस पंक्ति के रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास। अगला पॉइंट दिया है कृष्ण भक्त। अगला टॉपिक दिया है कृष्ण काव्य। सूर सागर की भाषा है ब्रज भाषा। अगला पॉइंट दिया है श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है सूरदास को। अगला पॉइंट दिया है सूरदास के दृष्टिकूट पद मिलते हैं साहित्य लहरी कृति में। अगला पॉइंट दिया है प्रेम निकेतन श्री बने आई गोवर्धन धाम। इस पंक्ति के रचनाकार हैं रस खान। अगला पॉइंट दिया है रसखान की रचनाएं हैं प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, अष्टयाम, दान लीला इत्यादि।
अगला पॉइंट दिया है सैयद इब्राहिम का कवि नाम है रस खान। भक्तकालीन कवि जिन्हें जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया है अनंत दास। अगला पॉइंट दिया है सुदामा चरित, भंवर गीत, रस मंजरी, रास पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी के रचनाकार हैं नंद दास। अगला पॉइंट दिया है नरसिंह जी का मायरा, रुक्मणी मंगल, नरसिंह मेहता की हुंडी, गीत गोविंद, टीका की रचयिता हैं मीराबाई। अगला पॉइंट दिया है मीराबाई के गुरु माने जाते हैं रैदास। अगला पॉइंट दिया है पुष्ट मार्ग का प्रवर्तन किया वल्लभाचार्य ने। अगला पॉइंट दिया है वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार है शुद्धाद्वैतवाद। अगला पॉइंट दिया है तत्वदीप निबंध के रचनाकार हैं वल्लभाचार्य। अगला पॉइंट दिया है पूर्व मीमांसा भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य या अणुभाष्य तथा श्रीमद् भागवत टीका के रचनाकार हैं वल्लभाचार्य। अगला पॉइंट दिया है कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य। रुद्र संप्रदाय संबंधित है कृष्ण काव्य से। वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया हितहरि वंश ने। अगला पॉइंट दिया है कृष्ण के साथ राधा की महानता विशेषता है सनकादि संप्रदाय की। अगला पॉइंट दिया है द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक है निम्बार्काचार्य। अगला पॉइंट दिया है 84 वैष्णवों की वार्ता का संबंध है वल्लभ संप्रदाय से। अगला पॉइंट दिया है नाभादास कृत अष्टयाम नामक पुस्तक में वर्णन है कृष्ण तथा राम दोनों की दिनचर्या का। अष्ट छाप की स्थापना हुई 1565 ईस्वी में गोसाई विठलनाथ द्वारा। अगला पॉइंट दिया है अष्ट छाप के कवि हैं वल्लभाचार्य के 4 शिष्य कुंभनदास, सुगरदास, कृष्णदास तथा परमानंद दास। विठलनाथ के 4 शिष्य हैं गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास एवं चतुर्भुज दास। अगला पॉइंट दिया है केलमाल के रचयिता हैं स्वामी हरिदास। अगला पॉइंट दिया है हरिदास संप्रदाय को जानते हैं सखी संप्रदाय के नाम से भी। अगला पॉइंट दिया है जुगलमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक हैं कृष्ण दास। अगला पॉइंट दिया है भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद। भ्रमर गीत का उपजीवी ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। रीतकाल इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन सभी का हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। पहला पॉइंट दिया है बिहारी, मतिराम, घनानंद, भूषण, रसनिधि, बोधा, आलम, भूषण देव, सेनापति तथा पद्माकर इत्यादि हैं रीतकालीन कवि। अगला पॉइंट दिया है जन्म काल के अनुसार आरोही क्रम में है केशवदास, सेनापति, देव, पद्माकर। अगला पॉइंट दिया है जन्म काल के अनुसार सही क्रम है रहीम, घनानंद, रसलीन, ठाकुर। अब देखते हैं अगला पॉइंट जन्म काल के अनुसार सही क्रम है बिहारी, भूषण, मतिराम, देव और देव का दूसरा नाम है देवदत्त। अब देखते हैं अगला पॉइंट रीतकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। अगला पॉइंट दिया है
रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा है ब्रज भाषा। अगला पॉइंट दिया है रीतियुगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद है सवैया। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। ब्रज भाषा में श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन कहा है दुजदेव के संदर्भ में। अगला पॉइंट दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य माना है चिंतामणि को और इनको कहा जाता है चिंतामणि त्रिपाठी। अगला पॉइंट दिया है हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला पॉइंट दिया है रीतिकाल का समय है 1700 से 1900 विक्रम संवत आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। अगला पॉइंट दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को नाम दिया है रीतिकाल। अगला पॉइंट दिया है रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला पॉइंट दिया है मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को कहा है अलंकृत काल। अगला पॉइंट दिया है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कहा है कला काल। रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है रीतिबद्ध काव्यधारा, दूसरा है रीत मुक्त काव्यधारा, तीसरा है रीति सिद्ध काव्यधारा। अब हम लोग पहले पढ़ेंगे रीतिबद्ध काव्यधारा। वीर सिंह देवचरित, रामचंद्रिका, काव्य प्रिया, रसिक प्रिया, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका तथा विज्ञान गीता आदि रचनाएं हैं केशव दास की। अगला पॉइंट दिया है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने छंदों का अजायब घर कहा है रामचंद्रिका को। अगला पॉइंट दिया है केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला पॉइंट दिया है भाषा भूषण ग्रंथ के रचनाकार हैं महाराजा जसवंत सिंह। अगला पॉइंट दिया है हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य हैं केशव दास। अगला पॉइंट दिया है वेदांती मिश्र उपनाम है केशव दास का। अगला पॉइंट दिया है भाषा बोलना जानई जिनके कुल के दास, यह पंक्ति है केशव दास की। अगला पॉइंट दिया है यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्ति, यह पंक्ति है केशव दास की। अगला पॉइंट दिया है भूषण भूषण विनु न विराजई कविता बनिता मित्र, यह पंक्ति है केशव दास की। अगला पॉइंट दिया है रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। साथियों ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है काव्य निर्णय तथा रस सारांश। अगला पॉइंट दिया है श्रृंगार निर्णय के रचनाकार हैं भिखारी दास, यह है रीतिबद्ध कवि। अगला पॉइंट दिया है शतरंज शतिका कृत के रचनाकार हैं भिखारी दास। अगला पॉइंट दिया है सगुन अलंकारन सहित दोष रहित जो होय शब्द अर्थ वारो कवित विबुध कहत सब कोय, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं चिंतामणि त्रिपाठी। अगला पॉइंट दिया है कवि कुल कल्पतरु काव्य विवेक काव्य प्रकाश रस मंजरी के रचनाकार हैं चिंतामणि त्रिपाठी। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। रस मंजरी है आयुर्वेद संबंधी ग्रंथ। पवन मया कर घूंघट टारे दया कर दामिनी दीप दिखावे, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं नागरी दास। अगला पॉइंट दिया है नागरी दास, इनका दूसरा नाम है महाराज सावंत सिंह की रचनाएं हैं सिंगारस
भक्तसार, सुजानानंद, मनोरथ मंजरी, गोपी प्रेम प्रकाश। अगला पॉइंट दिया है मतिराम के काव्य ग्रंथ है फूल मंजरी, रसराज, साहित्यसार, लक्षण श्रृंगार, मतिराम सतसई इत्यादि। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट दिया है परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। रीतकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर है प्रशस्ति परक वीरस पूर्ण। अगला पॉइंट दिया है शिवराज भूषण शिव बावनी छत्रसाल दशक ग्रंथ के रचनाकार हैं भूषण। अगला पॉइंट दिया है भूषण को कवि भूषण की उपाधि प्रदान की चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने। भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला पॉइंट दिया है भूषण दरबारी कवि थे राजा छत्रसाल तथा शिवाजी के। अगला पॉइंट दिया है भूषण का वास्तविक नाम था घनश्याम। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अब देखते हैं अगला पॉइंट। शिवराज भूषण ग्रंथ में विवेचन मिलता है अलंकारों का। इसमें लगभग 105 अलंकारों का वर्णन है। अगला पॉइंट दिया है गंग कवि का जन्म स्थान है इटावा उत्तर प्रदेश। साथियों जितना कठिन परिश्रम होगा जीत उतनी ही आसान होगी। यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं तो जीत निश्चित है। तुलसी गंग दुवो भय सुकविन के सरदार। इस पंक्ति को कहा है भिखारी दास ने। नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर आयो खेलन होरी। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं पद्माकर। अगला पॉइंट दिया है गंगा लहरी तथा जगत विनोद कृत के रचनाकार हैं पद्माकर। अगला पॉइंट दिया है प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचनाकार हैं पद्माकर। अगला पॉइंट दिया है पद्माभरण क्या लिखा गया है पद्माकर द्वारा। यह अलंकार ग्रंथ है। अगला पॉइंट दिया है शोभा सरसाने न बखाने जात कहूँ भात। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं सेनापति। अगला पॉइंट दिया है देव कवि की रचनाएं हैं काव्य रसायन भाव विलास अष्टयाम जाति विलास सुजान विनोद सुख सागर तरंग पावस विलास इत्यादि। अगला पॉइंट दिया है भूल कहत नव रस सुकवि सकल मूल सिंगार। यह उक्ति है देव की। अगला पॉइंट दिया है लक्षण ग्रंथों की रचना की है भिखारी दास ग्वाल देव कवि इत्यादि। अगला पॉइंट दिया है मतिराम की भाषा है साहित्यिक ब्रज भाषा। अगला पॉइंट दिया है रीतिबद्ध कवि है केशवदास चिंतामणि भिखारीदास देव मतिराम पद्माकर इत्यादि। अगला टॉपिक है रीति मुक्त काव्य धारा। रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं घनानंद बोधा ठाकुर आलम दुजदेव इत्यादि। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है घनानंद के संदर्भ में। वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं घनानंद। अगला पॉइंट दिया है घनानंद की रचनाओं की भाषा है ब्रज भाषा। अगला पॉइंट दिया है लोग हैं लाग कवित्त बनावत मोह तो मेरे कवित्त बनावत। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं घनानंद। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और यह पंक्ति कई बार पूछी जा चुकी है। अगला है
अतिशुद्धो सनेको मार्ग है। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं घनानंद। अगला पॉइंट दिया है सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन। सीख लीनो जस औ प्रताप को कहानो है। ये पंक्तियां हैं ठाकुर की। अगला पॉइंट है अमी हलाहल मत भरे श्वेत श्याम रतनार। यह काव्य पंक्ति कवि रसलीन की रचना है। अंग दर्पण सैयद गुलाम नबी रसलीन में संग्रहित है। अगला पॉइंट दिया है यह प्रेम का पंथ कराल महा तरवार की धार पे धावनो है। यह काव्य पंक्ति है बोधा की। अगला पॉइंट दिया है कवित्त रत्नाकर में कुल अध्याय है 5 तरंग या अध्याय। अगला पॉइंट दिया है कवित्त रत्नाकर की भाषा है ब्रज भाषा। अगला पॉइंट देखते हैं बोधा का असली नाम था बुद्ध सेन। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इश्कनामा तथा विरह वारिस के रचनाकार हैं बोधा। अगला पॉइंट दिया है सुजान चरित्र के रचयिता हैं सूदन। अगला पॉइंट दिया है मतिराम बिहारी तथा वृंद ने रचना की है सतसई की। अगला पॉइंट है अलंकार निरूपण करने वाले ग्रंथ है भाषा भूषण ललित ललाम तथा शिवराज भूषण। अगला पॉइंट दिया है रसलीन का मूल नाम है सैयद गुलाम नबी। अगला पॉइंट दिया है बोधा एक रसोन्मत्त कवि थे। प्रेम के पीर की व्यंजना भी इन्होंने बड़ी मर्म ईर्षपर्शनी युक्त से की है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला टॉपिक है रीत सिद्ध काव्य धारा। पहला पॉइंट देखते हैं बिहारी तथा रसनिधि हैं रीत सिद्ध काव्य धारा के कवि। अगला पॉइंट दिया है बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृत के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्त की है। यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला पॉइंट दिया है दृग ओरझत टूटत कुटुम जुरत चतुरचित प्रीत। यह पंक्ति है बिहारी की। अगला टॉपिक है रीतिबद्ध काव्य धारा। बिहारी तथा रसनिधि है रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि। अगला पॉइंट देखते हैं बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृत के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्त की है। यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला पॉइंट दिया है दीर्घ उर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुरचित प्रीत। यह पंक्ति है बिहारी की। अगला पॉइंट दिया है सन कज्जल चक झक लगन उपज्यो सुदिन स्नेह क्यों न नृपति है भोगवय लय सुदेश सब देह। बिहारी के इस दोहे में प्रकट होती है उनके ज्योतिष ज्ञान की बहुज्ञता। अगला पॉइंट दिया है बिहारी सतसई में दोहों की संख्या है 719। कुछ स्रोतों में 713 भी मिलता है। नोट दिया है रीतिकाल का विभाजन सामान्यतया रीतिबद्ध रीतिसिद्ध तथा रीतिमुक्त काव्य धारा के रूप में किया गया है, किंतु रीतिबद्ध तथा रीतसिद्ध काव्य धारा के कवियों के विभाजन को लेकर अनेक विद्वानों में मतभेद भी है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।